हेलो, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जी हाँ दोस्तों, इसके डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वर्सेस कोर स्कीम्स क्या होता है, राइट। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या क्या डिफरेंस है, सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस लेक्चर में। और किस तरह से इश्यूज हैं विद स्टेट्स रिगार्डिंग टू द एक्सपेंडिचर को लेकर, और जो डिवीजन ऑफ टैक्सेस होता है दोनों के बीच में, और किसके तहत जो ये CSS एक्सटेंड की जाती है, कौन से आर्टिकल के तहत, वन बाय वन मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू NCERT से लेकर UPSC तक, जितने भी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे SSC, बैंकिंग, रेलवे से रिलेटेड, तो सारे आपके मैक्स डाउट्स हैं वो आपको विद इन 30 मिनट्स रियल टाइम में सॉल्व कर दिए जाएंगे। हमारे जो मैक्स एजुकेटर हैं, आप उनसे फेस टू फेस एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। जल्दी से जाइए, आज ही विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सेशन को बुक कीजिए और जितने भी सारे डाउट्स हैं तो वो क्लैरिफाई कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी रहेगा, गाइडेंस भी मिलेगी आपको कि किस तरह से आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके साथ हमारे कोर्सेज भी हैं, जैसे कि जो अपने एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम हो गया, विच इज़ रिलेटेड टू मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं आपको वन बाय वन लेके जाऊंगा दोस्तों। बेसिक्स क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम क्या होता है, किस तरह से उसका डिवीजन है, उसके बाद हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, तभी जाकर आपको इश्यूज के बारे में समझ में आएगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम आर नथिंग बट स्पेशल पर्पस ग्रांट्स। ग्रांट्स यानी लोन्स ले लीजिए आप, या फिर जो पैसा है बजट में डिक्लेयर कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को दिया जाता है। किसके द्वारा किसको दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक प्रॉपर प्लान लेकर आए, उनके प्रोग्राम्स भी प्रॉपरली डिज़ाइन हो, जो कि नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को मैच करें। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने जब चुनाव जीता 2014 में, तो उसके बाद इन्होंने कई सारे ऐसे नेशनल स्कीम्स को लेकर आए थे, राइट। जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, तो उनका मकसद यही था कि प्रॉपर सैनिटेशन हो पूरे इंडिया में, स्वच्छ रहें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रहें, राइट। ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव है, नेशनल गोल्स ऑब्जेक्टिव है। बट इस सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो है, दे कैन नॉट गो डोर टू डोर, दे कैन नॉट गो टू द ग्राउंड रियलिटी। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको स्टेट्स की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वक्त के क्या करते, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक प्रॉपर पैसा दिया जाता है, उनको प्रॉपर रेवेन्यू प्रोवाइड किया जाता है जो टैक्स डिवोल्यूशन से आता है इन लोगों को, राइट। ग्रांट्स दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, ताकि लोकल एरिया में, लोकल वाइज ये अपने प्रोग्राम्स को खुद से डेवलप कर सके। बट एनी हाउ उनका ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए, राइट, जैसे पोलियो एरेडिकेट करने के लिए, तो गवर्नमेंट तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हर घर के पास जाकर तो इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो क्या करते हैं, लोकल एरिया डिवोल्यूशन कर देते हैं सारे पावर्स को, और स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि अपने जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से वो अपने हिसाब से स्कीम्स को डेवलप करें और अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को मीट हो। सो दिस इज नथिंग बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, राइट। सो जो स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सेंट्रल आपको स्पॉन्सर करेगी, बट इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नाम में भी पता चलेगा आपको, स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम है स्पॉन्सर कर रहा है, तो मतलब क्या है, वो प्रोग्राम कंडक्ट करने का इंप्लीमेंटेशन पार्ट तो दूसरा रहेगा, बट स्पॉन्सर कोई और कर रहा है, मतलब पैसा कोई और लगा रहा है। इसी तरह से आप समझ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे स्कीम्स है दोस्तों, स्टेट्स स्कीम्स रहेंगे आपको, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, उसमें आपको फिर दो तरीके से डिवाइड किए गए, कोर ऑफ द कोर स्कीम एंड कोर स्कीम, राइट। तो इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में आपको आपने पढ़ा होगा, कई सारे वीडियोस भी है लेक्चर में। हम इस लेक्चर में आपको इश्यूज के बारे में पढ़ाएंगे, क्या क्या इश्यूज हैं और 15th फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंड करती है। क्योंकि जब 2014 में चतुर्वेदी कमेटी ने उन्होंने रिकमेंड किया गया था कि अभी इससे पहले अगर आप देखें तो यूपीए की गवर्नमेंट थी, 2014 से पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब 147 CSS स्कीम्स चला करती थी हमारे इंडिया में। तो इन्होंने जब रिकमेंड किया कि इतने सारे स्कीम्स को आप मर्ज कर दीजिए, राइट। तो इन्होंने मर्ज करके 66 अभी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को बनाया गया था अंडर 12th 5 ईयर प्लान जब चला करता था।
तो इन्होंने इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि कई सारे स्कीम जो है ओवरलैप हो गए थे। एक ही स्कीम का जो मकसद, आप सपोज एग्जांपल ले लीजिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप एक गवर्नमेंट स्कीम ला रही है, तो उसी स्कीम के रिलेटेड और एक भी आ रही है, तो ओवरलैप हो रहा है, तो अननेसेसरी जो पैसा है, जो बजट का जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंडिचर है, वो वेस्ट जा रहा है। तो इन्होंने चतुर्वेदी कमेटी रिकमेंडेशन वेरी इंपॉर्टेंट है 2014 में इन्होंने कहा था कि 147 जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को क्लब करके 66 बना दिया गया है, राइट। और उसके बाद इन्होंने कई सारे जो डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस है उसके पर भी इन्होंने टिप्पणी दी थी। आगे चलकर 15th फाइनेंस कमीशन हम पढ़ेंगे, उसके बारे में बताएंगे उन्होंने क्या क्या डिफेक्ट्स निकाले थे इसमें, राइट। क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन में जो रेवेन्यू था वो ज़्यादा कर दिया गया था, जो स्टेट्स को जो पैसा आने वाला था सेंटर की तरफ से, उनका जो डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस था उसको बढ़ा दिया गया है और ग्रांट्स को हटा दिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। पहले ग्रांट्स दिए जाते थे, उसके बाद अभी ग्रांट्स हटाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है ताकि ये प्रोग्राम्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके। बट उसके बाद कई सारे लूप होल्स आए हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है इनके सिंह, उन्होंने भी कई सारे लूप होल्स को निकाला है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बट एनी हाउ, अभी इस स्लाइड में आप देख लीजिए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को दो तरह डिवाइड किया गया है। एक आपके कोर ऑफ द कोर स्कीम है, नेक्स्ट आपको कोर स्कीम्स रहेगा, राइट। सो कोर ऑफ दी कोर स्कीम्स आपको जितना भी एक्सपेंडिचर है, इम्प्लीमेंटेशन है, सारा कुछ आपको यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। और जो कोर स्कीम्स है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स है, वो आपको इम्प्लीमेंटेशन स्टेट और सेंट्रल दोनों के द्वारा किया जाएगा। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो कहते हैं, उसका जो खर्चा है, जितना भी खर्चा हो एक्सपेंडिचर, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाता था। क्लियर। कोर स्कीम्स यानी इंपॉर्टेंट स्कीम, आप ऐसे याद कर लीजिए, नाम में भी पता चल जाएगा, कोर ऑफ द कोर स्कीम, राइट। तो सीएसएस की बात करें, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम की बात करें, तो एक खर्चा जो है डिवाइड होता था। यूनियन गवर्नमेंट भी कुछ ग्रांट्स देती थी और स्टेट गवर्नमेंट को भी रेस्ट बेयर करना पड़ता था, और इम्प्लीमेंट भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। whereas the core schemes are implemented by union government and they are sponsored by also union government. स्टेट का कोई हिस्सा नहीं था उसमें। क्लियर हो गया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आपको सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम को भी देखने को मिलेगा। अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स रहेंगे और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सो इनका भी बेसिक डिफरेंस यही है दोस्तों कि सीएसएस जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम से डिफरेंट है, क्योंकि सीएसएस में क्या होता है, स्टेट के द्वारा में इम्प्लीमेंट किया जाता है। वेराज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आपने सुना होगा कई सारे न्यूज़पेपर में, नथिंग बट कोर स्कीम्स भी कहते हैं, ये डायरेक्टली सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आता है, राइट। और सीएसएस में जो है यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड करती है अंडर आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रख लीजिए, अंडर आर्टिकल 282 के तहत इनको जो फंड्स प्रोवाइड किया जाता है। और इनका मेनली जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, वो ज़्यादातर कवर करते हैं। जो स्कीम्स लाए जाते हैं रिलेटेड टू, अभी तो एजुकेशन ये सारा कुछ अभी कॉन्करेंट लिस्ट में आ चुका है, बट जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स के ऊपर स्कीम्स अगर लाती है गवर्नमेंट, तब इनको ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। डोंट कंफ्यूज, यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करना है। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम आपको कोर ऑफ दी कोर स्कीम में डिवाइड किया गया है, कोर स्कीम्स है, राइट। और दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। कोर स्कीम जो है उसका एक्सपेंडिचर कंप्लीटली विल बेयर बाय यूनियन गवर्नमेंट, और सीएसएस का जो एक्सपेंडिचर है वो कंप्लीटली बेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वो भी सेम है दोस्तों। उसको भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, जिस तरह कोर स्कीम्स है, वो भी उसी तरह इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा एक स्लाइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम वर्सेस सेंट्रल असिस्टेंस। देखिए, सेंट्रल असिस्टेंस एक्चुअली पहले प्रोवाइड किया जाता था। अभी 14th फाइनेंस कमीशन के बाद क्या हो गया है, जो डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस था टू स्टेट्स, वो बढ़ा दिया गया है। ओके, स्टेट्स को हायर रेवेन्यू आने लगी है, तो सेंट्रल जो असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी ग्रांट्स के तौर पे, अभी वो रिमूव कर दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट। उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, नथिंग बट इतना बस आप याद कर लीजिए, स्लाइड में उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में, कि किस तरह से आजकल की जो एक्सपर्ट्स कमेटी है वो किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्कीम्स को लेकर, क्या क्या लूप होल्स हैं। तो पहला लूप होल इन्होंने जो फाइंड आउट किया है कि जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम रहते हैं ना, बेसिकली उनका जो एजेंडा रहता है कि वो नेशनल गोल्स को मीट करें,
उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करें। जैसे सैनिटेशन ले लीजिए आप, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ले लीजिए, राइट। उनका मकसद यही रहता है कि सारे इंडिया में जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, राइट, और सैनिटेशंस को प्रोवाइड किया जाए। कोई स्टेट्स को ऑब्जेक्टिव्स को रिलेवेंट ही नहीं रहता है। देखिए कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे सैनिटाइजेशन और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ऑलमोस्ट कई सारे लोगों तक पहुँच चुकी है। अगर आप ज़बरदस्ती सेंटर एजेंडा वहाँ पे इम्पोज करेंगे तो इट्स नॉट अ न्यूज़, राइट। वहाँ पे दूसरे ज़रूरत है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, राइट। तो उस पर ज़्यादातर जो है गौर करनी चाहिए। बट यहाँ पे जो सेंटर का जो एजेंडा है, प्रायोरिटीज़ है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वही पे रिपीटेशन। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात तो आपका रेवेन्यू वेस्ट हो रहा है, राइट। उसके बाद आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, और जो एजेंडा है दूसरे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लूप होल। नेक्स्ट क्या हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई है, राइट। जो ग्रांट, जो स्कीम्स जो अप्लाई किए जाते हैं टू द स्टेट्स, वहाँ पे लेस पावर दिया गया है स्टेट्स के अंदर, राइट। और उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन का जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी स्टेट को भी दिया गया है, और स्टेट भी प्रॉपर कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा, राइट। 60:40 ले लीजिए आप रेशियो। इवन द 40% ऑफ द कैश दे हैव टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम्स। इससे क्या होता है, इनके जो दूसरे स्कीम्स रहते हैं, राइट, उनके जो ग्राउंड रियलिटी के जो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं, उनके पर अगर वो पॉलिसीज लाना चाहते हैं तो उनके पास कैश शॉर्टेज रह जाएगा, राइट, रेवेन्यू शॉर्टेज हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लूप होल। और प्रॉपर बर्डन भी हो रहा है, क्रिएट कर रहे हैं स्टेट्स के पर, राइट, क्योंकि अभी जो 14th फाइनेंस कमीशन के बाद तो ग्रांट्स भी निकाल दिए गए हैं, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो बर्डन क्रिएट हो गया है। सो दिस आर द फ्यू क्रिटिसिज्म विच आर डूइंग बाय द एक्सपर्ट कमिटीज़। तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन ने भी जो है रीलुक करने के लिए कहा है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट CSS बास्केट जो अगर बात करें तो उसके तहत जो स्कीम्स मैंने आपको बताया था पहले स्लाइड में, आपको याद है, यूपीए गवर्नमेंट के तहत 147 को 66 कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अभी उसको रिड्यूस करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जो CSS बास्केट था वो एक्सपायर हो चुका है अभी 31 मार्च 2020, लास्ट ईयर ही इसका जो एक्सपायर हो चुका है। और 15th फाइनेंस कमीशन ये कह रही है कि इसको री एग्जामिनेशन करें, राइट। और जितने भी इन स्टेट्स हैं जो प्रॉपरली अच्छा परफॉर्म करें उनको इंसेंटिव्स दिया जाए। एक मेजरेबल एक प्रपोजल है जो रखा गया है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और इनके जो डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं इसके भी क्लियरली डिफाइंड नहीं किए गए। देखो बजट में खड़कर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये प्रॉपर कई सारे स्कीम्स ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट व्हाट आर द डिलीवरी स्टैंडर्ड्स की ग्राउंड रियलिटी वाकई में से पहुंच रही है लोगों तक, क्या क्लियरली डिफाइंड है, क्या उसका प्रॉपर सर्वे कर रहे हैं आप, क्या उसके पास कोई नेशनल डाटा है आपके पास ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें? वैसा कोई डाटा नहीं है। तो उन्होंने इसी पॉइंट को बाहर निकाला है कि डिलीवरी स्टैंडर्ड्स के लिए प्रॉपर डाटा मेंशन किया गया है, राइट। और जो भी स्कीम्स अगर आप बना रहे हैं, इवन दो इट इज CSS, बट कंसल्टेशन लीजिए आप स्टेट्स को भी पिक्चर में लाइए, कंसल्टेशन करिए उनके, भाई आपके स्टेट में क्या ज़रूरत है, हमारी स्कीम ऐसी है, आप इसको किस तरह से फ्लेक्सिबल करेंगे, क्या इसमें आप पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं ताकि दोनों का फायदा हो, राइट। आपके एक तरफ आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स गोल्स भी मीट हो जाए, और दूसरी तरफ आपके जो स्टेट्स रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड रियलिटी में क्या जरूरत है, वो भी मीट हो जाए, राइट। सो अभी ये हार्डली किया जा रहा है, स्टेट्स को तो कंसल्ट ही नहीं करते, डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। और जो वन साइज फिट्स ऑल, राइट, एक साइज हर कोई को तो फिट नहीं होती, राइट। एक्सेल पॉइंट जो है प्रॉपर साइज को ही फिट होती है ना, मीडियम लेकर जाकर आप एक्सेल को देंगे तो फट जाएगी पैंट, राइट। सो इसको बदलाने की अभी ज़रूरत है। एंड नाउ देर इज़ ए टाइम दैट हमारे जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उसको रीलुक किया जाए, राइट। तो उसके बाद इश्यूज विद द स्टेट्स की बात करें तो देखिए, एक्चुअली इश्यूज विद द स्टेट्स से डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं दोस्तों। 7th शेड्यूल आपने सुना होगा, राइट, कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। 7th शेड्यूल क्या कहता है, राइट। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है आपको, इट डिफाइंस द एंड स्पेसिफाइज द एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, क्लियरली डिमार्केट करता है द पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियंस और स्टेट्स के बीच। और इसमें 3 लिस्ट भी है, राइट, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो पहले तो कई सारे सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में आते थे, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, राइट, एंड वेट्स एंड मेजर्स हो गया। तो आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये सारे सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है दोस्तों, क्योंकि स्टेट चाह रही है कि एक लॉ बनाया जाए
और सेंट्रल चाह रही, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाने का जो संविधान जो प्रावधान प्रोवाइड किया गया था, राइट, तो दोनों का पावर है। बट यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पड़ रही है दोनों के बीच में। स्टेट चाह रहा है कि इस तरह से पॉलिसीज बनाया जाए और सेंट्रल चाह रहा है कि इस तरह से पॉलिसीज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 282 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे इसके तहत यूनियन गवर्नमेंट को पावर है कि वो जितने भी ग्रांट्स हैं वो प्रॉपरली डिवोल्यूशन किया जाए, जो टैक्सेस रहते हैं ना उसको डिवोल्यूशन किया जाए बिटवीन द स्टेट्स, राइट। और जो फैक्ट जो एक्चुअली मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताना चाहता हूँ, जितना भी असाइन करते हैं ना ये रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ही कम रहता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 90% रहेगी और इनका रेवेन्यू जो रहेगा 10% रहेगा, राइट। सो 15th फाइनेंस कमीशन का मानना ये है कि और भी इनके जो शेयरिंग ऑफ टैक्सेस हैं जो सेंटर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं उसको बढ़ाया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए। तो इससे पहले बहुत कम था, 14th फाइनेंस कमीशन आने के बाद थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, बट नाउ दे रिक्वायर्ड द परसेंटेज हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। क्योंकि जिस तरह से अगर आपने देखा होगा पैंडमिक, इस कोविड-19 ने किस तरह से एक जागरूकता को फैला दिया है कि हमारा जो फेडरलिज्म है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अक्सर मोदी जी कहते हैं अपने स्पीचेस में या कॉन्फ्रेंसेस में या वर्चुअल समिट में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के वर्ड आपने सुना होगा। बेसिकली नथिंग बट कि स्टेट एंड सेंटर को कोऑपरेशन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है। दिस इज नथिंग बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ऐसा चलने के लिए क्या होना है, दोनों के पास रेवेन्यू होनी चाहिए, प्रॉपर रेवेन्यू, राइट। तो जो भी टैक्सेस आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डिवोल्यूट कीजिए आप स्टेट्स के बीच में। सो चलिए देखते हैं। तो ये सारे इश्यूज मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलकर जब 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, क्या क्या सजेशंस लेकर आए इस सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स को लेकर, उसके ऊपर इफ पॉसिबल मैं लेक्चर लेकर आऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।